जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BPAC 134 के लिए क्लास को आज के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ये पहला सेशन है और इसमें हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे, इकाई नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है राज्य और जिला प्रशासन विकास। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसको देखना। इसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये सीरीज जो है ना लगातार चलने वाली है। तो जो भी इस चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, इसमें कहा जाता है मौर्य एवं गुप्त काल। इसके मौर्य और गुप्त काल के जो प्रांतीय प्रशासन कैसा था, स्थानीय प्रशासन कैसा था, इसके बारे में दिया गया है। और मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, उसके बाद ब्रिटिश काल के बारे में बताया गया है। ये टोटल 3 आपके टॉपिक्स दिए हैं, हम लोग कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला 1.2 में हम लोग देखते हैं गुप्त और मौर्य काल के बारे में। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए, क्या कहा जाता है मौर्य एवं गुप्त काल के दरमियान जो है इससे प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय प्रशासन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहा जाता है इन इकाई के इस भाग में हम भारतीय इतिहास के मौर्य और गुप्तकालीन प्रशासन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रतिबंधित करता है। देखिए, हम लोग इतिहास के बारे में जो है इसे प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद जैसे कि मुगल कालीन के बारे में, गुप्तकालीन के बारे में और मौर्य कालीन के बारे में, ये सब हम लोग इतिहास में जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक विशेषताएं हैं। तो हम लोग उसको अगर समझ जाएंगे तो यानी प्रशासन प्रणाली जो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है। उसके इसमें जो है मौर्य एवं गुप्त काल के दरमियान जो है उस समय जो है इसकी प्रांतीय प्रशासन कैसे हुआ करती थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहा जाता है, यहाँ से आप सभी देखिए, साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतीय राज्यपाल सामान्यतः शाही परिवार से होते थे तथा राजा स्वयं इनकी नियुक्ति करता था। कहा जाता है जो साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बटे हुए थे। देखिए, कई प्रांत मिलकर जो है एक साम्राज्य बनता है, ठीक है। कई प्रांत मिलकर जो है एक साम्राज्य बनता है, वही कहा जाता है साम्राज्य जो प्रांतों में बटा हुआ था। और ये जो प्रांतीय जो है, जैसे ये साम्राज्य है, साम्राज्य का एक राजा हुआ है, ठीक है, एक राजा है। और ये प्रांत है, ये छोटे छोटे जो आप सभी देख सकते हैं, ये प्रांत है। और प्रांत में जो है ना इसकी मतलब कि इसके जो ना राज्यपाल जो है, इसकी नियुक्ति जो होता है वो उच्च घराने के होते हैं, शाही घराने के, जो बड़े जाति के लोग हैं, ठीक है, उसको चुना जाता था। और इसकी नियुक्ति जो है, ये प्रांतीय राजा की नियुक्ति जो है, ये साम्राज्य के जो राजा थे वे करते थे। क्लियर, यहाँ तक समझ चुके हैं। जैसे प्रांत जो है ना कई भागों में बटे हुए थे, इसका राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते थे? राजा। साम्राज्य के जो ये साम्राज्य के राजा हैं, ये राजा वे इन प्रांतों के राज्यपाल को नियुक्ति करते थे। जिस तरह से कहा जाता है ना, प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये प्रांतों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाते हैं? साम्राज्य के राजा करवाते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद कहा जाता है, आगे कहा जाता है अशोक के प्रशासन काल में 4 वायसराय थे। अशोक जब साम्राज्य हुआ करता, राजा हुआ करता था, तो उस समय जो उनके 4 वायसराय थे, जिनके मुख्यालय तक्षशिला, उज्जैन, तौसाली और सुवर्णगिरी, यानी 4 शासनकाल थे, जिसका राजधानी जो मुख्यालय जो था, हेडक्वार्टर जो था, ये तक्षशिला, उज्जैन, तौसाली और सुवर्णगिरी जो थी, ये थी में स्थित था। उसके बाद कहा जाता है मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय वायसरायों को मंत्रिपरिषद से सहयोग मिलता था। ये जो मौर्य साम्राज्य के जो प्रांतीय है, जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, उसके वायसरायों को जो है ना मंत्रिपरिषद की सहयोग मिलते थे, जो कि राजा के जो मंत्री हुआ करते थे उसके द्वारा इसकी सहायता मिलती थी। क्लियर। उसके बाद जिनका स्तर महापात्र का होता था, इस सभी का जो है ना स्तर जो है ना एक महापात्र के रूप में देखा जाता है। उसके बाद विदेशी शासक जिसे इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक तथा कुषाणों ने प्रांतीय प्रमुखों के आकमेदिन स्वरूप को अपनाया, जिसके तहत प्रांतीय प्रमुखों को छत्र और महाछत्र के रूप में नियुक्त किया गया था। जो विदेशी शासक थे, जैसे कि इंडो ग्रीक हो गया, पार्थियन हो गया, इन तमाम चीज़ों को जो है ना प्रमुख आकेडमिक रूप में हम लोग को अपनाया गया था। हम लोग मतलब मुगल साम्राज्य में, गुप्त काल में और मौर्य काल में इसको आकेडमिक रूप में इसको अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है गुप्त काल के शासकों ने, जैसे भी मौर्य काल के बारे में देखें, गुप्त काल के शासकों ने प्रांतीय व्यवस्था में परिवर्तन किया। ये जो गुप्त काल के शासक थे वो प्रांतीय व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया, चेंजेस किया। उसके बाद इन शासकों ने सबसे सक्षम व्यक्ति को प्रांतीय राज्यपाल नियुक्त किया। इन शासकों ने, गुप्त काल के शासकों ने क्या किया था, जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, योग्य है, उसको प्रांतीय राज्यपाल बनाया गया। और मौर्य में क्या करता था, जो उच्च जाति के होते थे उसको नियुक्त करता था। ये गुप्त काल में जो सक्षम करते थे, योग्य होते थे, उसको राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिन्हें औपचारिक के नाम से जाना गया। इन जो व्यक्ति थे उसको जो क्या कहता था, औपचारिक। कई बार ये राज्यपाल वंशानुगत भी बने,
क्योंकि एक ही परिवार विभिन्न शासकों के काल में प्रांतीय प्रमुख बना रहा। वंशानुगत बोले तो मतलब कि दादा मरने के बाद जो उसका बेटा के मरने के बाद अब वो शासक बना और राज्यपाल बना। ठीक है, तो प्रांतीय अधिकारियों की श्रेणी में जो है ना कुमारामती जो मुख्यमंत्री हुआ करता था, रणभंडीकरण जो सैन्य उपागमी का कार्यकाल संभालता था, और उसके बाद दंड प्रसाधिकरण जो पुलिस के प्रमुख हुआ करते थे, महादंड नायक जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, भट्टस्वापति जो है मुख्य नियंत्रक होते थे, और महाप्रतिहार जो है राज्यपाल का अफसर हुआ करते थे। ये जो है ना नाम है, आपको ध्यान रखना है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मुख्य न्यायाधीश का हम लोग मुख्य न्यायाधीश समझते हैं, वहाँ महादंड नायक कहा जाता था। ठीक है, उसी प्रकार आप जैसे हम लोग अभी तो प्रांतीय प्रशासन को देखें, हम लोग स्थानीय प्रशासन को देखेंगे। ये मौर्य और गुप्त काल के बारे में कहा जा रहा है, और कहा जाता है प्रांतों को प्रभागों में बांटा गया था। ये जो है ना स्थानीय प्रशासन में जो है ना ये प्रभागों में बांटा गया था। उसमें क्या कहते हैं, प्रांतों को जो है ना कई भागों में बांटा हुआ देखने को मिलता था। जैसे कहा जाता है उत्तर में जो विषय तथा यानी कि भोग, और दक्षिण में कोट्टम अथवा तमिलनाडु, जैसे इसका बंटवारा किया गया था। उत्तर की दिशा में विषय, हम लोग आगे विषय के बारे में देखेंगे, और उसके बाद भोग जो है विषय और भोग ये उत्तर साइड में हुआ करता था, और दक्षिण में कोट्टम अथवा यानी वलनाडु हुआ करते थे। ये प्रभागों में बटा हुआ था, ये दो भागों में बटा हुआ था। जैसे कि प्रशासन के अवरोही क्रम में अन्य इकाइयों जिला, जैसे कि उत्तर में अधिष्ठान और दक्षिण में कुकर्म, ये प्रशासन के अवरोही क्रम में, आरोही अवरोही समझ सकते हो, छोटे बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसी तरह ग्राम समूह जो छोटे छोटे समूह रहते, इसके उत्तर में जो है ना अग्रहार थे और दक्षिण में कुकर्म थे। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके कहा जाता है मौर्य साम्राज्य में प्रादेशिक अथवा प्रादेशिक विभागों का राजुका जिला को नियंत्रित करते थे। प्रादेशिक शास्त्री के पास कार्यकारी, न्यायिक तथा राजस्व के कार्य होते थे, और राजुका के भू राजस्व वसूलना, व्यापार और उद्योग का बढ़ावा देने, और लोक निर्माण का कार्य जैसे सड़क निर्माण और सिंचाई के लिए निर्माण करते कार्य होते थे। देखिए मौर्य साम्राज्य में जो है ना ये प्रशासन दो भागों में बटा हुआ था। एक क्या था, प्रादेशिका और प्रादेशित्री के पास जो है ना ये कार्यकारी था, न्यायिक था, यानी उच्च स्तर की चीज़ें था, ऑफिस वाले कार्य था। ठीक है, और उसी प्रकार राजुका जो थे, हमें मिस्टेक कर दिया मैंने, प्रादेशिका और जो है ना प्रादेश्री एक ही है। ठीक है, इसको हम लोग एक शब्द समझ सकते हैं। और उसके बाद क्या था, राजुका, उसके बाद राजुका प्रादेशिका और प्रादेशिक के बाद क्या था, ऑफिस के कार्य, और राजुका के पास जो था भू राजस्व वसूलना यानी कर वसूलना, व्यापार करना, उद्योग करना, इनको बढ़ावा देने के लिए जो ना कार्य सौंपे गए थे। क्लियर। उसी तरह कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के एक अर्थशास्त्री थे, कौटिल्य के अनुसार स्थानीय में अधीन 800 गाँव, अधीन के पास जो 800 गाँव, और द्रोणमुख के पास 400 गाँव, और खरवाटिक के पास जो है 200 गाँव, और संग्राहक यानी गोप के पास 10 गाँव हुआ करते थे। इसको देखना बेहद जरूरी है, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। जिला के समूह को भुक्ति और जिला को विषय कहते थे। जैसे कि अभी जस्ट मैंने हम लोग बताया था, विषय के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। क्या कहा जाता है, जिला के समूह को भुक्ति, जिला के जो समूह होते हैं उसके भुक्ति कहा जाता है। आगे इसको ध्यान रखना, भुक्ति को चर्चा करूंगा और विषय के बारे में भी चर्चा करूंगा, और जिला को विषय कहते थे। ठीक है, जिला के समूह को भुक्ति और सिर्फ जिला को विषय कहते थे, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, उपारिका ने आपसे जाने वाले अधिकारी जिनकी नियुक्ति स्वयं शासक करते थे। हम लोग उपारिका के बारे में अभी ऊपर देखे हैं। और भुक्ति के अधिकारी हुआ करते थे, यानी कि उपारिका जो थे भुक्ति के अधिकारी। भुक्ति मतलब क्या हुआ था, जिला के समूह को अधिकारी हुआ करते थे कौन, उपारिका। और विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था, यानी कि जिला के समूह के अधिकारी को क्या कहता है, उपारिका या भुक्ति कहा जाता था। उसके बाद विषय यानी कि जिला के अधिकारी को क्या कहा जाता है, विषयपति यानी कि जिलापति। ठीक है, और जिसकी नियुक्ति कभी उपारिका करते थे और कभी शासक। इसकी जो है विषयपति की नियुक्ति कौन करते थे, जो उपारिका जो जिला के समूह हुआ करते थे वे करते थे, या तो शासक करते थे जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। विषयपति का कार्यकाल, विषयपति का कार्यालय सुव्यवस्थित होता था, और उनके पास सभी अभिलेख और नथी यानी कि फाइल रहती थी। अभिलेखों के संरक्षक को पुस्तपाल कहा जाता था। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बताई गई है। और जिला प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारियों में नियुक्त व्यापारिक और अधिकृत आते थे। जिला अधिकारी के पास गैर प्रशासनिक सलाह परिषद होती थी, जो जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण हितों को प्रतिनिधित्व करते थे। मुख्य बैंकर जो व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करता था, श्रेष्ठिन कहलाता था। व्यापारी काफिला का नेता शर्तवाहा कहलाता था। और मुख्य
एल्डरमैन जिसको प्रथम कुलिका कहा गया था, और मुख्य मुंशी जिसको प्रथम कायरथ कहा गया था। जिला प्रशासन के जो अधीनस्थ जो थे उसके नियुक्त और युक्त हो गया, नियुक्ति हो गया, इस तमाम चीज़ों को जो है ना जिला अधिकारी के पास जो सलाहकार होते थे, परिषद होते थे, जिला अधिकारी के पास ना एक सलाहकार होते हैं। उसके बाद इसके विभिन्न महत्वपूर्णों का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे कि बैंकर के बारे में कहा गया है, प्रतिनिधित्व का कार्य में कहा गया है, व्यापारी के बारे में कहा गया है, और मुख्य मुंशी के बारे में कहा गया है। तो ये अब्राहम का मौर्य और गुप्त काल के जो है ना प्रशासनिक और स्थानीय प्रशासन की जो भूमिकाएं थी, किस तरह से योगदान था, उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल काल में क्या कहा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, मध्ययुगीन काल में हालांकि विभिन्न राजवंशों की शक्ति बढ़ी, लेकिन मुगलों ने भारतीय मध्ययुगीन इतिहास में कमांडिंग भूमिका निभाई, और उनका प्रशासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में सम्राट सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि सरकार का मुखिया, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, कानून बनाने वाला और कानून लागू करने वाले व प्रभावी प्रशासन के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। कहा जाता है मध्ययुगीन में, जो मिडिवल में हिस्ट्री में कहा जाता है, मध्ययुगीन मतलब मिडिवल हिस्ट्री के समय में कहा जाता है, इसकी जो विभिन्न राज्य शक्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन जो मुगल काल जो थे, ये भारतीय इंडियन मिडिवल हिस्ट्री में जो है ना इसकी कमांडिंग भूमिका निभाई थी। जो मुगल काल जो है ना मिडिवल हिस्ट्री में आता है, मध्यकालीन हिस्ट्री में आता है, तो उसके दरमियान जो एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। मुगल काल में जो है ना इसके जैसे सम्राट जो है ना सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। जैसे कि ये साम्राज्य के जो सम्राट थे वो सर्वोच्च हुआ करते थे, काफ़ी ऊंचे होते थे, अच्छे होते थे। ठीक है, और इसकी सेना भी यानी ये सरकार के मुखिया होते थे। ठीक है, और सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था इसके पास, इन्हीं कानून बनाने के लिए प्रशासन होता था, इन तमाम चीज़ें इसके पास अवेलेबल होती थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे यहाँ। और मुगल काल में जो है ना प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखते हैं। अकबर के राज्य में प्रांतीय प्रशासन की मजबूत नींव रखी गई। अकबर जब राजा थे तो उस समय जो ना प्रांत जो थे उसके प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नींव रखी गई थी, और संपूर्ण राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था। ये जो संपूर्ण राज्य थे, प्रांत थे, उसको विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, बटा गया था। प्रत्येक प्रांतीय इकाई को की सीमा निर्धारित थी, यानी कि आपके लिए जैसे मान के कहा जाता है कि ये एक प्रांत है, ये एक प्रांत है, ये एक प्रांत है, आप इसके अंतर्गत कार्य करो, इसके अंतर्गत कार्य करो, इसके अंतर्गत कार्य करो, यानी कि इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है सभी प्रांतों में समान प्रशासनिक मॉडल लागू किया गया था। सभी जो ना इसमें समान प्रशासनिक मॉडल लगाया गया था। ऐसा नहीं कि कोई मतभेद, इसके अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसा कोई भी नहीं था। इसका सेम ही जो ना नियम लागू किया गया था, और जिनमें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अल्प परिवर्तन किए गए थे। राज्य के कार्यों के अनुसार अलग अलग शाखाओं के अधिकारियों की टीम द्वारा प्रांतों पर नियंत्रण पर बहुत प्रभावी था, और अलग अलग मुगल शासकों के अधीनस्थ प्रांतों की संख्या अलग अलग थी, यानी अलग अलग जो मुगल शासक थे उसके प्रांतों की संख्या जो अलग थी। जैसे कि अकबर के शासन में अलग था, और शाहजहाँ के शासनकाल में अलग था, और मतलब कि सबके अलग अलग शासन काल में था। ठीक है, और उदाहरण के लिए अकबर के अधीन 15 प्रांत थे, जहांगीर और औरंगजेब के युग में क्रमशः 18 और 23 थे, और प्रत्येक प्रांत राज्यपाल के अधीन होता था। प्रत्येक प्रांत जो था वो राज्यपाल के अधीन हुआ करता था, जिन्हें नजीम या नायक या सूबेदार अथवा वाली कहा जाता था। हम लोग इसके बाद जान चुके हैं, पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, सूबेदार क्या होता है, नजीम क्या होता है, नायम क्या होता है, यही होता है इसके जो है ना उत्तराधिकारी। ठीक है, और राज्यपाल अपने प्रांत में छोटे राजा की भांति था, जो कानून व्यवस्था, स्थानीय सेना का नियंत्रण, राज्य के बकाया की वसूली और न्याय व्यवस्था का प्रावधान करता था। ये तमाम चीज़ें जो ना राजा के भांति हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद कहा था सामान्य राज्य परिवार से अथवा शाही परिवार के आत्मविश्वासी कुलीन व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। जैसे कि मौर्य काल में क्या करता था, उसी तरह जो है ना मुगल काल में भी वही नियम था कि शाही परिवार के लोगों को, आत्मविश्वासी कुलीन व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। और राज्यपाल को प्राधिकार सुल्तान की से प्राप्त होते थे। राज्यपाल को जो है प्राधिकार जो है वो सुल्तान से प्राप्त होते थे, राजा से प्राप्त होते थे, और वो अपने पद पर तब तक बना रहता था जब तक वो राजा का विश्वास पात्र बना रहता था। मतलब कहने का अर्थ है कि उसको राज्यपाल तब तक रखा जाता था जब तक वो सही तरीके से कार्य करे, राजा के सामने में वो अच्छे बने रहे, वो टैक्स दे, मतलब कि प्रांतों को जो सही तरीके से देखभाल करे, सही तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था लागू करे, तब तक वो अपना पद पर जो है ना बने रहेंगे। अगर इसमें कोई भी दुविधा राजा को लगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। और सुबेदार के बाद जो दूसरा पद परंतु अधीनस्थ नहीं दीवान था। ठीक है, और दीवान की नियुक्ति सुल्तान ही करता था, मतलब सब चीज़ों की नियुक्ति जो है सुल्तान ही करता था। अब हम लोग प्रांतीय शासन देख लिए, तो अब हम लोग जिला प्रशासन को देखते हैं।
कहा जाता है सूबा यानी प्रांत का ही एक भाग होता था। सूबा जो थे वो प्रांत का ही एक भाग होता था। प्रांत हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और वो सरकारों में विभाजित होता था, वो सरकारों में बटा हुआ था। और मुगल काल में जिले की बराबरी में सबसे निकट सरकार हुआ करता था। और मुगल काल में जो है ना जिले के सबसे बराबरी में ये निकट सरकार का होता था। प्रत्येक सरकार का अधिपति फौजदार कहलाता था। ये प्रत्येक सरकार का जो अधिपति हुआ करता था वो फौजदार कहलाता था, जो जिला प्रशासन की कार्यकारी प्रमुख होता था। फौजदार सूबेदार के नियंत्रण में काम करता था। फौजदार जो होता वो सूबेदार के अंतर्गत नियंत्रण में कार्य करता था। और इसके अतिरिक्त अमल गुजार राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, जिन्होंने प्रांतीय दीवान के नियंत्रण में कार्य करता था। ठीक है। और कहा जाता है और उन्हें अधीनस्थों की सहायता प्राप्त होती थी। जिलों को आगे परगना में उपविभाजित किया गया, जिसका नेतृत्व सिकदर द्वारा किया जाता था। यानी उप परगना जो उपविभाजित के तरीके से किया गया, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिकदर के द्वारा किया जाता था। ये कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव के साथ साथ आपराधिक न्याय के लिए भी जिम्मेदार थे। ये कानून व्यवस्था जो भी थी उसको रखरखाव के साथ साथ जो है अपराध जो करते थे उसके लिए भी ये जिम्मेदार हुआ करते थे। कौन? सिकदर। ठीक है। उसके परगना के स्तर पर अन्य राज्य अधिकारी आमिल और कानून थे, जो राजस्व के सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा संग्रहण से संबंधित कार्य करते थे। ठीक है। उसी बात कहा गया है। उसके बाद कहा जाता है कई परगनों में काजी विवादों का फैसला भी किया करते थे। कई परगनों में जो है ना काजी विवाद जो थे उसको भी फैसला किया जाता था। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव कहलाता था। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव कहलाता था। और इसकी परगना से निचले स्तर पर होती थी। यह जो है ना गाँव से ऊपर परगना हुआ करते थे। सबसे नीचे स्तर जो है ना गाँव हुआ करता, इसके ऊपर परगना। गाँवों के पास बड़ी मात्रा में स्वायत्ता होती थी और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के भी वे अपने अधिकांशतः मामलों का सुलझा लेते थे। प्रत्येक गांव में परिषद अथवा पंचायत होती थी, जिसका नेतृत्व सरपंच करता था। वो गांव और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता था। तो ये गांव के बारे में था। गांव में जो एक पंचायत होती थी, पंचायत में सब कुछ जो है सरपंच हुआ करता था। अगर कोई भी गांव में कोई भी अपराध हुआ तो उसमें जो है ना सरपंच के द्वारा जो है ना इसमें निपटारा किया जाता था। ये तमाम बातें की गई है। गाँव जो है ना सबसे निचली इकाई है। ठीक है। और उसकी सबसे पहले गांव के ऊपर परगना, परगना के ऊपर प्रांत, सूबा के ऊपर प्रांत, प्रांत के ऊपर साम्राज्य। इस तरह से हुआ करते थे। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 2 टॉपिक्स को देख चुके हैं। इसमें कुछ बोध प्रश्न भी है प्रैक्टिस के लिए। कहा जाता है गुप्त काल की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की व्यवस्था से अधिक प्रभावित थी। चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके। उसके बाद आगे कहा जाता है जैसे कि मुगल काल के दौरान प्रांतीय प्रशासन के महत्व का वर्णन कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया था मुगल काल के दौरान जो है ना प्रांतीय प्रशासन, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप प्रांतीय प्रशासन में क्या क्या था उसको आपको दर्शा देना है। और उसके बाद मुगल शासन के दौरान जिला प्रशासन के संरचनात्मक ढांचे की व्याख्या कीजिए। ठीक है। ये था हम लोग का आज के सेशन में। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया, आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे। और एक निवेदन है, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिले। और आप सभी से नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के में जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।